नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेखक का परिचय प्रश्न पत्र में आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैंने पीले कलर से बोल्ड कर दिया है। आप उनको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में पॉइंट्स के रूप में लिख लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। इनका जन्म बंगाल में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन ये इनका जो मूल निवासी थे वो उत्तर प्रदेश से थे। इनके जो पिताजी थे वो बंगाल के महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे, इसलिए इनका वहाँ पर जाना हुआ और इनका जन्म वहीं बंगाल में ही हुआ था। और आपको बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जब भी नाम आता है तब छायावाद का नाम अवश्य आता है। और छायावाद हिंदी का एक युग है जिसमें छायावादी कविताएं लिखी गई। छायावाद किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषाएं लोगों ने अलग अलग की, पर आप यह समझिए कि अस्फुट या प्रच्छन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाने के लिए जो युग आया उसको छायावाद कहा गया। इस छायावाद में 4 कवि मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए, जिनको संक्षेप में प्रसुमन भी कहते हैं। प्र मतलब प्रसाद जी, सु मतलब सुमन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, म मतलब महादेवी वर्मा और ना से निराला, सु से सुमित्रानंदन पंत। और हिंदी में जब हम देखते हैं कि पहले आदिकाल था, फिर भक्ति काल था, फिर रीति काल था, फिर आधुनिक काल था। आधुनिक काल के भी फिर 6 भाग हुए। सबसे पहले भारतेंदु युग था, फिर द्विवेदी युग था और द्विवेदी युग के बाद ही छायावाद आया। तो ज़्यादा हमें डीप में और गूढ़ में नहीं जाना है। 10वीं कक्षा के स्तर के हिसाब से आपको यह समझना है कि छायावाद हिंदी का एक प्रमुख काल है जो कि 1918 से 1936 तक चला था। और इन 8 सालों में जिन 4 लोगों ने ज़्यादा धूम मचाई थी, उन 4 लोगों में से एक निराला जी थे, जिनका जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के थे। अब देखिए, बहुत अच्छी बात आ रही है कि निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। मतलब इनकी जो औपचारिक शिक्षा हुई थी वो केवल 9 तक हुई थी। ये जो फॉर्मली स्कूल में पढ़ने गए थे वो 9 तक ही पढ़ने गए थे। लेकिन आप देखिए, इन्होंने इतनी मेहनत की। अगली पंक्ति है, उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। मतलब इनकी शिक्षा रुक गई, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से, अपनी मेहनत से, ज्ञान पिपासु होने के कारण इन्होंने खूब अध्ययन किया। और आप देखिए, 9वीं तक पढ़ने वाले बच्चे की कविताओं को लोग MA वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये नहीं सोच सकते कि अगर हमारी स्कूली शिक्षा कम हुई है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। अध्येता मतलब पढ़ने वाले, उसका अध्ययन करने वाले, उसका मनन करने वाले, चिंतन करने वाले। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व पर किनके जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो वो होगा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो के विश्व हिंदी सम्मेलन में, विश्व धर्म संसद में उन्होंने भारत का डंका बजाया था और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि भारत संस्कृति के रूप में कितना ऊंचा है। और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। ये पंक्ति जब भी निराला जी का नाम लेते हैं अवश्य आती है। निराला जी, आप ये समझिए कि दुखों और संघर्षों का एक पर्याय निराला जी थे, क्योंकि जब उनके जीवन को देखते हैं हम तो 3 साल में ही उनकी मां गुजर गई। वो उनकी जब उम्र 20 साल के आसपास हुई तो उनके पिता गुजर गए।
फिर एक महामारी आई, तो महामारी के समय उनकी पत्नी भी गुजर गई, चाचा, भाई, भाभी भी गुजर गए। और 1935 में उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र उस समय केवल मात्र 18 वर्ष थी। इसके बाद बहुत टूट गए थे और उन्होंने एक कविता भी लिखी, सरोज स्मृति। उसको हम शोक गीत भी, हिंदी में शोक गीत के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। इनके ऊपर परिवार, क्योंकि इनका संयुक्त परिवार था, उसका भी बहुत बोझ आ गया था। तो इनको ऐसा लगता था कि इनके पिता की नौकरी में ये सब संभव नहीं है, इसलिए ये बहुत टूट गए थे। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीय जन कहते हैं जिन लोगों का हमसे आत्मीय संबंध होता है, अपनापन सा जिनके साथ महसूस होता है। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, अनवरत, लगातार। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो प्रमुख काव्य रचना है, अनामिका, जो कि उनका पहला कविता संग्रह थी, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनके काव्य संग्रह हैं। लेकिन जब आप इनकी कविता देखते हैं तो आपको इनकी दिल्ली कविता बहुत प्रसिद्ध है, पढ़नी चाहिए, जूही की कली। और इनकी जो पहली कविता थी वो थी जन्मभूमि। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। ख्याति, प्रसिद्धि अविस्मरणीय, भूलने के लायक नहीं, अर्थात मेमोरेबल, जिसको हमेशा याद रखा जाए। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अर्थात अगर हम निराला जी को पढ़ना चाहते हैं तो उनका पूरा वाङ्मय और उनका पूरा साहित्य 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, विस्तृत बड़े दृष्टिकोण के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चरित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उदात्त मतलब ऊंचा। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत दोनों में नए प्रयोगों को किया। जो उनका टूटा हुआ स्वभाव था, मतलब जो टूटे हुए थे अंदर से, वो उन्होंने उसको लोगों में परिवर्तन के रूप में देखा। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। अब ये सबसे बड़ी बात है कि एक प्रश्न आता है, ऊंचे स्तर तक भी आता है, कि हिंदी में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया? तो उनका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद क्या होता है? निराला जी से पहले कविताएं लय और ताल में चलती थी। छंद विधान उनका मुख्य था। अगर छंद विधान में कमजोरी आ जाती थी तो काव्य को अच्छा नहीं समझा जाता था। इससे पहले द्विवेदी युग में आपके राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की बहुत धूम मची हुई थी, और विशेष करके उनका हरिगीत का छंद, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, यद्यपि इतिहास अपना अप्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे यह ज्ञान तो फिर भी अधूरा है नहीं। अब ये क्या, ये छंद है। पर निराला जी ने बोला कि छंद में या छंद के हम सीमा में जब बचते हैं तो हम अपने कथ्य से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, इसलिए कविता को छंद से मुक्त करना चाहिए। तो उन्होंने कविता को छंद से मुक्त किया। और इनके जो छंद हैं उनको रबर छंद या केंचुआ छंद भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो कविता में जो लाइनें हैं वो कहीं बहुत छोटी और कहीं बहुत बड़ी होती हैं। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। अब इसको समझिए कि समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक वो जो कि लोगों को शोषित करता है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो ये चाहते हैं कि उनके प्रति विद्रोह उठे। और दूसरी बात, वो लोग जिनको दबाते हैं उनको कहते हैं शोषित या एक्सप्लॉयटेड। उन लोगों के अंदर सहानुभूति। तो ये दोनों बातें निराला जी अपने बादल के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रिय ऋतु वर्षा है और वर्षा में बादल आते हैं, इसलिए निराला जी का प्रिय विषय बादल है। क्यों?
ध्यान से सुनिएगा। बादल दो काम करता है। नंबर एक, बादल से जब बारिश होती है तो बहुत गर्मी से परेशान पेड़, बहुत गर्मी से परेशान जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी प्यास मिट जाती है, उनकी गर्मी मिट जाती है, उनको शांति मिलती है, उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको आह्लादकता मिलती है, उनके जीवन में नवजीवन आ जाता है। और उसी बारिश से जो अंकुर होते हैं वो बारिश के पानी को पाकर के उठते हैं, और जब फूटते हैं तो वहां जो पहले से विद्यमान चीजें हैं वो उखड़ जाती हैं। तो इसीलिए ये बादल इनकी प्रिय ऋतु है, बादल इनका प्रिय विषय है, क्योंकि बादल के माध्यम से पौधों को जल भी मिलता है, जीवन मिलता है, और वहीं से नए अंकुर फूटते भी हैं। तो यही बात इसमें शोषक और शोषितों के लिए है। तो आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह मेरा लघु प्रयास पसंद आया होगा। और कविता को पढ़ने से पहले, जो कि इनकी दो कविताएं आगे आएंगी, उत्साह और अट नहीं रही हैं, उन दोनों कविताओं को पढ़ने से पहले हम अगर 10-15 मिनट का ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन इस सारांश रूप में पढ़ लें तो हमें और इस ज्ञान की वृद्धि होगी और हमें विषय और स्पष्ट होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।